अब 35 साल का आदमी कहीं से अपने पैसे काट काट के अगर 1000 रुपये 2000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा रिटर्न की लालच को पड़ गई, वो सहन नहीं कर पाएगा मार्केट जब नेगेटिव जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं को पड़ता है जब मार्केट नेगेटिव जाती है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। वो तो सोच के भाई हम 8-10 साल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ मार्केट ने 1 साल 1.5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया, जहाँ उनके पैसे माइनस में गए, खटाक से एसआईपी बंद हो जाएगी, एसआईपी कभी करेंगे ही नहीं। इसीलिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले मार्केट को समझना है। अब देखो शुरुआत कैसे आपको करनी चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आज मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जिसको सुनने के बाद ना मेरे दिमाग हिल गया। आज मैं ऐसे टहलते हुए अपने खेत की तरफ जा रहा था, तो हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने हमें रोका और पूछा कि तुम एसआईपी के बारे में वीडियो बनाते हो? मैंने कहा हाँ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत सारे ऐड देखता हूँ म्यूचुअल फंड की, एसआईपी की, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं समझ नहीं है। तो ये बताओ, अगर हम भी पैसा अपना एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहें, बहुत सारे लोग एसआईपी कर रहे हैं हमारे जो फ्रेंड सर्कल में, उन्होंने कहा, तो जो लोग एसआईपी कर रहे हैं भाई उनके पास बड़े बड़े अमाउंट है, 8000, 10000, 5000 ऐसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी उम्र 35-36 साल हो चुकी है, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। हमारे पास 1000 रुपये 2000 रुपये ऐसे ही महीने के बच पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम 1000 रुपये अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारे लिए सही होगा? क्योंकि हमारी उम्र 35-36 साल हो चुकी है और हमारे पास बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं है। लोग कहते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट अगर करना है, अगर छोटे अमाउंट से जमा करना चाहते हो तो 20 साल 25 साल से शुरुआत कर देनी चाहिए थी। तो अभी हम बड़े असमंजस में हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि भाई नहीं, आपके लिए भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है, बस तरीका ये होना चाहिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने जो रिस्क टॉलरेंस आपका है उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। मैंने तो उनको बता दिया, लेकिन मैं जब घर लौटा ना तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार देखते हैं जरा एनालिटिक में कि हमारे जो व्यूअर हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। तो हमने वहाँ पे देखा और पाया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 30 से 35 साल के बीच में वीडियोस को देखते हैं हमारी। क्योंकि दोस्तों ना, इंसान का दिमाग ही तभी खुलता है जब वो 30 साल 35 साल की उम्र में जा चुका होता है। क्योंकि उससे पहले जब वो पैसा नया नया कमाना शुरू करता है तो दुनिया भर की ईएमआई पालता है, दुनिया भर के खर्चे पालता है, तो अपनी ज़रूरतों को पूरे करने में लगा रहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को साइड कर देता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 30 से 35 साल वाले ज़्यादातर लोग हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इसी टॉपिक पे आज वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग का ये सवाल होगा कि भाई हमारी उम्र तो 30-35 साल हो चुकी है, लेकिन हमारी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो आज अभी 20,000 25,000 कमा रहा है, ठीक है, अगर वो 20,000 कमा रहा है और उसके पैसे ज़्यादातर खर्चे में ही पूरे हो रहे हैं। रूम रेंट देना हो गया, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, घर का राशन हो गया, दवाइयाँ हो गई, बच्चों की पढ़ाइयाँ हो गई, तो पैसे सारे ज़रूरतों में खर्चे हो जा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास पैसा बच ही नहीं रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा महीने में भाई 1000-2000 बचा पा रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1000 रुपये बचा पा रहा है। अब उसको 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो असमंजस में है कि यार इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ। पता लगे मार्केट नेगेटिव चली जाए, जो हमारे पैसे सेविंग में बचे हैं, जो हम बचा पा रहे हैं 1000 रुपये, वो भी हमारे नुकसान में चले जाएँ। तो हम क्या करें, इन्वेस्ट कैसे करें? तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपकी एज 30 से 35 साल के एज ग्रुप में है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी इस वीडियो को देखिएगा। अपने फ्रेंड्स में, अपने बच्चों में ये चीज़ें बताइएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल थोड़ा सा मजबूत हो सकेंगे। जो गलती हमने की, जो गलती आपने की, वो गलती अपने बच्चे ना करें, यही आपको सिखाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। अब दोस्तों सवाल आता है, अगर हमारी एज 35 की हो चुकी है, ठीक है, इस एज के पड़ाव पर, इस एज के ड्यूरेशन में हमारे पास दो रास्ते बहुत ही टफ हो जाते हैं। पहला तो दोस्तों होता है हमारी जिम्मेदारियों का रास्ता। उस जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते हो। बच्चों की पढ़ाई है, घर का राशन है, माँ बाप हैं, उनको देखना है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपके जो खर्चे हैं वो तो होते रहेंगे, खर्चे को कोई रोक नहीं सकता, वो खर्चे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन दूसरा रास्ता होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का। अगर ये चीज़ें हम अपने 20 में शुरू कर दिए होते, ठीक है, 20s में अगर शुरू कर देते तो हमारी एक हैबिट बन जाती, हमारी एक आदत बन जाती। लेकिन उस समय हम नहीं कर पाए, तो क्या इस समय भी शुरुआत करने का समय नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मान लेते हैं कि आपकी एज 35 है और आप उस समय कमा रहे हैं 20,000 रुपये। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 20,000 से ज़्यादा कमाते होंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, किसान हैं, वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे होंगे, तो वो अपने पैसे को ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे। तो करना क्या होगा उनको? एक रूल होता है दोस्तों फाइनेंस में, 50, 30 एंड 20 का रूल। इस रूल को आपने कई बार सुना होगा, तो इस रूल को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। 50, 30, 20 का रूल, इसमें कहा जाता है कि 50% आप अपने ज़रूरत के लिए खर्चा करोगे, 30% अपने चाहत के लिए खर्चा करोगे, जैसे घूमने टहलना जाना हुआ, मूवी देखना हुआ,
और भी चीज़ें होती हैं, गाड़ी लेना हुआ, तो इस तरीके से आप करने 30% में कर सकते हो और 20% जो पैसा है आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यानी अपने फ्यूचर के लिए बनाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना चाहत रख पाते हो? अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते आपके अंदर कोई चाहत रह जाती है? बिल्कुल नहीं रह जाती भाई। जो चीज़ें आपके मन में आई, आपके दिमाग में आई, वो ज़रूरत वाली ही होंगी। जैसे मान लेते हैं आपको कहीं घूमने जाना है, आपने घूमने के लिए पैसा बचाया, लेकिन पता लगे बच्चों की तबीयत खराब हो गई, पैसा वहाँ पे चला गया, आप घूम नहीं पाए। अब मान लेते हैं आपका चाहत है भाई एक नया फ़ोन लेने का, आपका फ़ोन का ग्लास टूट चुका है, लेकिन आप फिर भी नहीं ले पाओगे। आपको ये लगेगा यार अभी बच्चों की फीस जमा करनी है, दवाइयाँ लानी है, तो कैसे ले, चलो इसी को चलाते हैं स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवा के। तो जो मिडिल क्लास आदमी है ना, उसकी चाहतें मर जाती हैं, उसकी बची क्या रहती हैं, सिर्फ ज़रूरतें बची रहती हैं। अब ज़रूरतों में ही सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल वो तो बात की बात है, यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर कोशिश करना चाहिए। लेकिन अब इनकम भी नहीं बढ़ा पा रहे, हम जिस इनकम फेज़ में फंसे हैं उससे फंस के हमें बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स हमें बनाना पड़ेगा। बहरहाल मैं जो इनकम उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो 30% पैसा है उसको यहाँ पे हम दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 50 और 30 कर देते हैं 80%। 80% पैसा आपने नीड पे खर्चा करो, अपनी ज़रूरत पे खर्चा करो 80% पैसा। बाकी जो 20% पैसा बचा है इसी को हमें काम पे लेना है। अब 20,000 का हम मान लेते हैं कितना होगा, 20% लगभग 4,000 रुपये, ठीक है। इस 4,000 रुपये को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब मान लेते हैं कि आपके पास ये 4,000 रुपये भी नहीं बच पा रहे हैं अभी शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल म्यूचुअल फंड में ऐसे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं कि आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हो और 250 रुपये से भी SIP कर सकते हो। मतलब आप एक मिनिमम अमाउंट सोचिए जितना आप सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट करने का। 100 रुपये 200 रुपये आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो एक पहले ना हैबिट डेवलप कीजिए। आप जिससे चाहो कि मैं 10 किलोमीटर एक ही दिन में दौड़ना सीख जाऊँ, मतलब आप घर पे बैठे हो, आप कोई दौड़ नहीं रहे हो, लेकिन अचानक से आप जगह और कहे कि नहीं आज मैं 10 किलोमीटर भागूंगा, और तुरंत अगर आप उसी दिन 10 किलोमीटर भागने लग जाएंगे तो आप 1-2 किलोमीटर ज़्यादा जाते हाँफ के गिर जाएंगे। आप 10 किलोमीटर भाग ही नहीं सकते एक ही दिन में शुरुआत करने पे। अगर भाग भी गए तो दूसरे दिन आप उठ नहीं पाओगे। तो अगर आप किसी को डेली प्रैक्टिस करते चले जाते हो, एक दिन 1 किलोमीटर भागे, दूसरे दिन 1 किलोमीटर भागे, तीसरे दिन 2 किलोमीटर, चौथे दिन 5 किलोमीटर, ऐसे 10 दिन तक करते करते आपने एक हैबिट बना लिया कि आप 10 दिन में लगभग 10 किलोमीटर भागने लायक तैयार हो गए। तो आपने अपने अंदर एक हैबिट डेवलप किया। अब उसके बाद अगर आप भागते 10 किलोमीटर तो आप गिरोगे भी नहीं और आप बहुत ज़्यादा थकोगे भी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करना। क्योंकि जो चीज़ें आप रोज़ रोज़ करते हो ना, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा शरीर समझ जाता है कि नहीं मुझे ये करना है और मैं आराम से इसको कर सकता हूँ, तो आप आराम से कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए। हैबिट कैसे डेवलप होगी, हम एक ऐसा अमाउंट सेट करें जो कि हमारे लिए वर्थ हो। मतलब कि जैसे हम बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं अगर 20,000 का 20% पे करते हैं तो ये 4,000 आ जाता है। अगर इस 4,000 को हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच ले तो हमारा टूट जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ पे हमारे खर्चे 20,000 में पूरे हो रहे हैं, अगर अचानक उसको 16,000 कर देंगे, 4,000 माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इस 16,000 में हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, चलो यार इस महीने नहीं अगले महीने में इन्वेस्ट करते हैं, और ये करते करते हमारा उम्र 35 साल तक आ चुका है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसी तरीके से अगर चलता रहा तो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। शुरुआत आपको कैसे करनी है, आपको आदत कैसे डालनी है, सबसे पहले ये समझिए। अब मान लेते हैं 20,000 का 20% होता है 4,000। आप 20% का 4,000 छोड़िए, आप यहाँ पे सिर्फ 5% निकाल लीजिए, बस 5%। ये कितना हो जाएगा फिर, 1,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगेगी आसानी, यार 20,000 में खर्चे पूरे होते थे ना, चलो 19,000 रुपये ही हम खर्चे में लगते हैं, 1,000 रुपये साइड में पहले बचा लेते हैं। अब जैसे ही आप 1,000 रुपये हर महीने बचाने चालू करोगे, आपके जो 20,000 में खर्चे पूरे हो रहे थे, ये 19,000 में आप पूरी करने की आदत डाल लोगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन 1,000 रुपये आपके पास बच गया। अब इस 1,000 रुपये को किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अब हम यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है ना, कि हम ऐसे फंड हमें चुनने हैं जिसमें रिस्क कम हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। अब ऐसा फंड हमें चुनना क्यों है, सबसे बड़ी बात ये आती है। ऐसा फंड चुनने के पीछे रीज़न ये है कि अगर हम ज़्यादा रिस्की फंड चुनेंगे, जैसे क्या होता है कि अभी फिन इन्फ्लुएंसर बताते हैं, जैसे हम लोग भी बताते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि बताते हैं कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो स्मॉल कैप कैटेगरी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न होता है। अब 35 साल का आदमी कहीं से अपने पैसे काट के अगर 1,000 रुपये 2,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा रिटर्न की लालच को पड़ गई,
वो सहन नहीं कर पाएगा मार्केट जब नेगेटिव जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं को पड़ता है जब मार्केट नेगेटिव जाती है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। अब वो तो सोच के कि भाई हम 8-10 साल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जहाँ मार्केट ने 1 साल 1.5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया, जहाँ उनके पैसे माइनस में गए, खटाक से SIP बंद हो जाएगी, SIP कभी करेंगे ही नहीं। इसीलिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले मार्केट को समझना है। अब देखो शुरुआत कैसे आपको करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जिसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिएगा, हम मान लेते हैं आपकी उम्र यहाँ पे 35 साल हो चुकी है, ठीक है, 35 साल आपकी एज हो चुकी है। अब 35 साल के एज के दौरान में आप ना तो हायर रिस्क ले सकते हैं और ना तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे कम रिस्क लेके इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेके आप इन्वेस्ट करेंगे तो भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप अपने पैसे को नुकसान में नहीं देख पाओगे। अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेके इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहिए एक बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है। पहला फंड बैलेंस एडवांटेज फंड, एडवांटेज फंड। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो बैलेंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में जो आपका पैसा है ये इक्विटी और डेट में लगाया जाता है, ठीक है, इक्विटी और डेट में, इक्विटी एंड प्लस डेट में। अब आप लोग इतना समझदार तो होंगे कि इक्विटी डेट का मतलब समझते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा। इक्विटी जैसे कि शेयर मार्केट और डेट मतलब जो कर्जे वर्जे देती हैं कंपनियाँ उनमें, तो इक्विटी और डेट दोनों में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपके पैसे यहाँ पे डेट में भी इन्वेस्ट है। तो इसीलिए हमें एक फंड अपने पोर्टफोलियो में ये रखना चाहिए। और दूसरे फंड की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। इसमें क्या होगा इन्वेस्ट करने से, फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना दोस्तों कि आपके पोर्टफोलियो का 65% पैसा इक्विटी में लगता है, 65 से लेकर 100% पैसा इक्विटी में लगता है। लेकिन कुछ जगह कुछ टाइम में, जैसे कि मान लेते मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पे है, तो जो फंड मैनेजर है ये आपके पैसे को कुछ हिस्सा लगभग 35% हिस्सा डेट में भी रख सकता है। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ठीक ठाक हो सकती है, इसलिए क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो जो इक्विटी में पैसा लगाया जाता है ये लार्ज कैप, मिड कैप और प्लस स्मॉल कैप, ये तीनों कैटेगरी में आपके पैसे लगते हैं, प्लस आपके पैसे डेट कैटेगरी में भी लगते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में इन दो तरीके के फंड अगर रखते हैं आप, तो आपको अगर 2 साल का भी समय देते हो फिर भी आपको उतना ज़्यादा नेगेटिविटी का फर्क कम पड़ सकता है जितना कि आप डायरेक्ट स्मॉल कैप में रखते हो, ठीक है। रिस्क तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन स्मॉल कैप की तुलना में आपका रिस्क थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है। अब यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे कि आपने अपने पोर्टफोलियो में आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो 500 रुपये आप यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड में रख सकते हो और 500 रुपये आप यहाँ पे शुरुआत में रख सकते हो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। अब जैसे जैसे आप अपने अंदर एक हैबिट डेवलप कर लेते हो, 500 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट करना चालू करते हैं बैलेंस एडवांटेज में और 500 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट करना चाहते हो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तो दोनों मिला के 1000 रुपये हर महीने आप बचाना चालू कर देते हो। तो आपका एक रूटीन बन गया, आपकी बॉडी समझ गई, आपका नर्वस सिस्टम समझ गया, आपका दिमाग समझ गया कि भाई मुझे हर महीने 1000 रुपये बचाने हैं और उस 1000 रुपये जो बचे हैं उसको हमें इन्वेस्ट करना है अपने फ्यूचर के लिए। अब जैसे आप 1 साल क्रॉस कर लोगे, आपको वहाँ पे कुछ अगर रिटर्न पॉजिटिव दिखेगा तो आपके अंदर थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा कि यार अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप कोशिश करके और अपनी कटिंग करोगे कहीं ना कहीं से और कमाने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने पैसे को जोड़ के अपना एक अमाउंट जोड़ सकते हो। अब आपने 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, आप कहीं से और काम किया, आपके पास और पैसा एक्स्ट्रा इनकम आया, तो आप लमसम भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी उम्र 35 हो चुकी है, 36 हो चुकी है, हमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सही नहीं होगा, वो गलत बात है। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र के पड़ाव पे हैं, लेकिन ज़रूरी यही है कि आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए, अपने नुकसान सहने की शक्ति को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करना चाहिए। कोशिश आप ये करें कि अपने शहर में किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप मिलकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको गाइड करता रहेगा, तो आप नुकसान से भी कम डरेंगे। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर हम मान लेते 35 की एज में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 35 में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, आगे हम मान लेते हैं अपना 20 साल का समय रखते हैं कि हमें 30, 20, 50, 55 साल की उम्र तक हमें अपने पैसे को विड्रॉल करना है। अगर हम 1000 रुपये की सिंपल SIP करते हैं और हम मान लेते हैं हमारे जो फंड ने पास्ट में रिटर्न दिया है लगभग 12-13%, 14% का,
पास्ट में उन्होंने 13% का 14% का रिटर्न दिया है, तो उस रिटर्न के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग हमारे पैसे की वैल्यू इतना तक। तो भाई जिनकी एज 30-35 हो चुकी है, हताश ना हो, अपने इन्वेस्टमेंट को सही स्ट्रेटजी फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।